हिंदी साहित्य के हमारे सभी भवितव्य शिक्षक साथी, हिंदी टीच एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ज़्यादा देर न करते हुए आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और पहला प्रश्न है आपके सामने, कितने शहरों में कितनी बार प्रसिद्ध आत्मकथा किसकी है? आप ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कितनी नावों में कितनी बार का जो शीर्षक है काफ़ी अट्रैक्टिव है, सब लोग जानते हैं। और उसी से प्रेरित होकर ये शीर्षक कितने शहरों में कितनी बार, ये प्रसिद्ध आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन है आपके पास, पहला सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञेय, दूसरा प्रभा खेतान, और तीसरा भगवती चरण वर्मा, प्रभा खेतान, सच्चिदानंद व सैन अज्ञेय, और चौथा ममता कालिया। ये चार ऑप्शन है आपके पास। चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है कि कितने शहरों में कितनी बार ये आत्मकथा किसकी है। चुनिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, चारों में से सही उत्तर कौन सा है। और मित्रों, सही उत्तर आपने लगाया होगा सही ट्रिक। सही उत्तर है ममता कालिया। ममता कालिया का है ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में नवगीत परंपरा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? नवगीत परंपरा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके पास, राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं, वीरेंद्र मिश्र हैं, रविंद्र भ्रमर हैं, और देवेंद्र शर्मा हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, इन चारों में से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ इन चारों में से किसने किया है? सही उत्तर पे आप ट्रिक लगाएंगे, और सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद सिंह। कहीं पे आपको रविंद्र भ्रमर भी मिलेगा, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर चुन सकते हैं और बता सकते हैं। हमसे असहमति है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आप कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, और व्हाट्सएप नंबर है 94 54 73 11 45। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, ये प्रसिद्ध कथन किस कवि ने कहा है? और ऑप्शन है आपके पास, निराला जी, पंत जी, प्रसाद जी, या रामचंद्र शुक्ल जी। इस प्रसिद्ध कथन को किसने कहा था? सही उत्तर आपको चुनना है। सही उत्तर कौन सा है? और ज़्यादातर साथियों को ये पता होगा सही उत्तर कौन सा है। और दोस्तों, सही उत्तर ये रहा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत ने ये कहा था कि अलंकृत संगीत बन गया है छायावाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको आपकी परीक्षा में दिखाई दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? चुनिए इन चारों में से सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, कौन सा है सही उत्तर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरापा को माना है, राहुल अब्दुल रहमान को माना है, पुष्पदंत को माना है, या गंग कवि को माना है?
दोस्तों सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है अब्दुल रहमान। कमेंट बॉक्स में भी आपको अपना उत्तर देते चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, लंका दहन खंड काव्य किस कवि का है? लंका दहन ये किस कवि का है? उत्तर चुनिए। पहला है लक्ष्मी नारायण सिंह, बाल स्वरूप राही, रविंद्र कुमार या राजेंद्र प्रसाद सिंह। लंका दहन खंड काव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर कौन सा है? और दोस्तों सही उत्तर है फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण सिंह का है लंका दहन। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का कथानक प्रतीक रूप में घोषित करता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा, आप लोग जानते हैं निराला जी का ये प्रसिद्ध राम की शक्ति पूजा, इसका कथानक क्या बताता है? प्रतीक रूप में क्या है वो? पहला ऑप्शन है राम की रावण पर विजय दिखाता है, या देव की दानव पर विजय दिखाता है, या मानव की शक्ति पर विजय दिखाता है, या सत्य के असत्य पर विजय दिखाता है। तो इस कथानक का प्रतीक रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर दीजिए चारों में से क्या है सही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इनका लेवल किसी भी परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तो इन प्रश्नों को आपको बहुत ही शिद्दत के साथ सॉल्व करना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सत्य की असत्य पर विजय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य को रखा? ये आपको सही उत्तर देना है। पहला ऑप्शन नाथ साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य, तीसरा सिद्ध जैन और चौथा जैन साहित्य। चारों में से आपको बताना है सही उत्तर। राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप हमसे असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दीजिए। हम आपकी असहमतियों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसे सही क्या है उस पर विचार करेंगे। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर। और सही उत्तर आपने पढ़ा होगा तो सिद्ध और जैनियों को भी उन्होंने अपने इस काल विभाजन में सम्मिलित कर लिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। ये प्रश्न हो चुका है, ये रिपीट हो गया है दोस्तों। और आप जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या था? सही उत्तर क्या था बोलिए? सही उत्तर था दूसरा, पंथ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य मम्मट, काव्य शास्त्र का प्रश्न। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने गुण माने हैं? पहला ऑप्शन 10 माने, 3 माने, 15 माने या 8 माने। मम्मट जी ने कितने गुण माने हैं? चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है। और मम्मट जी ने जो गुणों की संख्या मानी है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ओके, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आरोपवाद के नाम से जाना जाता है?
इन चारों ऑप्शन में से किसे आरोपवाद के नाम से जाना जाएगा? भुक्तिवाद को जाना जाएगा, या अभिव्यक्तिवाद को जाना जाएगा, या उत्पत्तिवाद को, या अनुमितिवाद को? तो आरोपवाद का एक दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है और आपने डिटेल में अध्ययन किया है, तो आपको सही उत्तर पता है। और सही उत्तर कौन सा है? भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद या अनुमितिवाद। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्तिवाद। इसी का नाम है आरोपवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है आपकी तैयारी के लिए। आनंदवर्धन जी ने रीति को नाम दिया है, कौन सा नाम दिया है? कुमार्ग बताया, या सुमार्ग बताया, या संघटना बताया, या सभी तीनों उन्होंने जो जिक्र किया, क्या तीनों का किया या तीनों में से किसी एक का किया? सही उत्तर आपको बताना है। आनंदवर्धन की जो परिभाषा है आपको याद होनी चाहिए। तो काव्यशास्त्र की मित्रों जितनी भी परिभाषाएं हैं आप उन्हें याद कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से रट सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपना सेंस लगा के, थोड़ा सा ट्रिक लगा करके इन परिभाषाओं को रटना पड़ेगा और आप उस आधार पर सही उत्तर लगा पाएंगे। तो आनंदवर्धन ने माना है जिसको, वो है संघटना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। ये किसने लिखा है, किसकी पंक्ति हैं? पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा नागेंद्र, तीसरा रामविलास शर्मा और चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारों में से ऐसा कौन लिखते हैं? आप सही उत्तर चुनिए, कौन लिखते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो पहला ऑप्शन है वो बाहर कर देते हैं नाथ सिद्धों को, और उन्हीं के, मतलब जो आचार्य शुक्ल की मान्यताएं हैं उन्हीं को काट करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे हैं जो अपनी मान्यताओं को स्थापित करते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अपने तर्कों के द्वारा एक प्रतिष्ठित मत हिंदी साहित्य को देते हैं। तो इनका भी बहुत नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम प्रेरित होते रहेंगे ऐसी वीडियो आपके लाने के लिए और आपकी तैयारी में आपका साथ देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना कौन सी है? अतुकांत रचना पहला कामायनी है, या प्रेम पथिक है, झरना है, या लहर है? चारों में से कौन सी है अतुकांत कविता जो प्रसाद ने द्विवेदी युग में रची है? सही उत्तर चुनिए। कामायनी 36 में लिखी जाती है इसलिए ये नहीं हो सकता। झरना, आंसू, लहर ये सब उस दौरान आई थी, लेकिन अतुकांत कविता कह रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम पथिक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलरिज, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है और आपकी परीक्षा में पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी आता है। तो यहाँ पे कॉलरिज ने कल्पना के कौन से दो भेद बताए, आपको चुनना है। पहला शुद्ध कल्पना या मिश्रित कल्पना, दूसरा प्राथमिक कल्पना या विशिष्ट कल्पना, तीसरा काल्पनिक कल्पना या यथार्थ कल्पना, और चौथा है भाव कल्पना।
या वस्तु कल्पना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको सही उत्तर चुनना है। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। दोस्तों, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं और वहाँ सारी एक ही आईडी आपको है। आपको जुड़ना है हिंदी टीच एजुकेशन। हिंदी टीच एजुकेशन चैनल से आप जुड़ सकते हैं तीनों जगह पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में लिखा गया? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद जी कितने भागों में लिखा गया, ये आपसे पूछा गया है। और सही उत्तर है 2 भागों में। एक 1959 और एक 60, 2 भागों में लिखा गया है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए 2 पे टिक लगाइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की संत परंपरा के लेखक कौन हैं? और उत्तर भारत की संत परंपरा के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, वाङ्मय विमर्श। वाङ्मय विमर्श के लेखक आपको बताना है। बहुत अच्छी पुस्तक है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसका आपको जरूर ज्ञान होना चाहिए। और सही ऑप्शन क्या होगा? विश्वनाथ सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये आपने पढ़ा होगा और ये सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बुक है वाङ्मय विमर्श। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात। बहुत ही फेमस प्रश्न। सही ऑप्शन आपने चुन लिया होगा। बहुत ही आसान है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। सही ऑप्शन आप जानते हैं, गर्सदत्तासी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये है। और वो पद्धति जो सबसे वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है, जिसका प्रयोग साहित्य के इतिहास लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया, वो पद्धति है विधेयवादी। अगले प्रश्न की तरफ। खालिक बारी के रचयिता कौन है? आपको बताना है। खालिक बारी जो पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? ये भी आप जानते हैं। सही उत्तर चुनिए। ये जो आसान प्रश्न हैं, आपको बिल्कुल गलत नहीं करने हैं, नहीं तो आप फाइट से बाहर हो जाएंगे। आसान प्रश्नों को एकदम सही करना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो बिल्कुल आसान प्रश्नों में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही आंसर खुसरो। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? तो सरहपा ने राहुल सांकृत्यायन का समय क्या माना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं सही उत्तर क्या है। डॉक्टर नागेंद्र की पुस्तक आपने अगर अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये जो प्रश्न हैं आपसे कभी गलत नहीं होंगे। बहुत ही अच्छी पुस्तक जो आपके दिमाग में
हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बहुत अच्छा ढांचा तैयार करती है, उसे जरूर पढ़नी चाहिए। 7वीं शताब्दी सही उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न वही है जो रिपीट हुआ था। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन जी ने रीति को क्या नाम दिया था? या फल कर चुके हैं, संघटना नाम दिया था। ये प्रश्न है आपके लिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर, ये जो बुक है, कि लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास एडिसन ग्रीव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सर दत्तासी, जेम्स टॉड। चारों में से सही उत्तर स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर। सही उत्तर चुनिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कौन सा है सही उत्तर। और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिब्स। तो अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो एक खिलाड़ी हैं अफ्रीका के, हर्सल गिब्स। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं जो कभी आपको भूलेगा नहीं। हर्सल गिब्स का नाम आपने सुना होगा, और ये हर्सल गिब्स ऐसा प्लेयर है जो, ये आप देखिए, हर्सल गिब्स को आपको जोड़ना है स्केच से। तो सब लोग बैट से सिक्सर मारते थे, और हर्सल गिब्स ऐसा खिलाड़ी जो स्केच, सिर्फ स्केच, मतलब एक स्केच जो कलरफुल वाली जो आप जिससे कलर करते हैं, ये स्केच से ही छक्का मार देता था। तो जब भी गिब्स आए आप स्केच से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये गिब्स ही ऐसा खिलाड़ी था जो स्केच से छक्का मार देता था। तो इसलिए ये बुक उन्हीं की है। तो आपको ट्रिक से ये बुक याद हो जाएगी और फिर कभी भूलेंगे नहीं। ऑप्शन जब आएगा तो आप गलती आपसे नहीं होगी, और यही गलतियां आपको रोकना है। तो आपका अपना सेंस, अपना ट्रिक्स होना चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में गलती कम करवाए, और वही आपके सिलेक्शन का आधार बनती है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद हैं, या रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। चुनिए। ये पुस्तक पढ़ी जाती है, बहुत पतली सी किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये पुस्तक है सही उत्तर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। आप इसे लेके पढ़ लीजिए, बहुत पतली सी पुस्तक है। तो अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं या अपने हाथ में पुस्तकों को लेके देखते हैं शॉप पे, लाइब्रेरी में, कहीं पे भी, या थोड़ा नेट पे पुस्तकों की डिटेलिंग करते हैं, तो ऐसी जो पुस्तकें जब परीक्षा में आती हैं तो आपसे गलतियां नहीं होती हैं। आपको तुरंत माइंड आपका वहाँ पे लिंक करता है और आप सही पे ट्रिक लगाते हैं। तो ये पतली पतली जो पुस्तकें हैं पढ़ लेनी चाहिए। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, परंतु प्रश्न यहाँ पे हो रहे हैं समाप्त। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हम आपकी तैयारी में ऐसे ही मदद करते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।